हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम कोलिजन की कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, यानी संघट क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कोलिजन की बात करें तो आपने देखा होगा जब हम कैरम बोर्ड पे खेलते हैं तो स्ट्राइकर से हम जो गोटियां होती है उस पे हम स्ट्राइक करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम एक गोटी को अपनी उंगली से फोर्स लगाते हैं और वो दूसरी गोटी से टकराती है। तो जो ये टक्कर होता है, जो ये टक्कर है, इसको हम कोलिजन कहते हैं। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि जो गाड़ियां होती है, कई बार गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जब एक्सीडेंट होता है तो वो भी कोलिजन ही होता है। इस तरीके से अगर हम कोलिजन यानी संघट की बात करें तो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक जो है आपको हर जगह कोलिजन के बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। जैसे कि हमारा जो है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हम नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से कोलिजन को देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिवर्स की यानी ब्रह्मांड की, तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है और आप गैलेक्सीज के बीच में भी कोलिजन देखते हैं। इसी तरीके से जब हम स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी हम कोलिजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर हम अल्फा रेज की बात करें, जब अल्फा रेज को हम न्यूक्लियस पर डालते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो न्यूक्लियस से जाने से पहले जो हो जाती है, डेविएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, या आप कह सकते हैं स्कैटर हो जाती है। तो बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट है कोलिजन। अगर हम कोलिजन की बात करें तो कोलिजन जरूरी नहीं है कि एक्चुअली दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो, पर जैसे कि हमने बात की अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स को जब हम किसी एटम पे डालते हैं तो न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, उससे टच होने से पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इस तरीके से व्यवहार करते हैं। अब अगर हम कोलिजन को देखें तो कोलिजन जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक और दूसरा इनइलास्टिक। अगर हम कोलिजन की बात करें तो कोलिजन को इन दो भागों में डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों भागों में विभक्त करने के लिए दो जो है पैरामीटर्स दिए गए। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अगर हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझें और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी इलास्टिक है और इन इलास्टिक कोलिजन को समझें, तो जो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें सबसे पहले जो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन की। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स, जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोलिजन तभी होगा जब कोई बल लगेगा, कोई फोर्स लगेगा। इसमें जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और इस केस में यानी इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, ऊर्जा संरक्षित होती है या ऊर्जा संरक्षण होता है ऊर्जा का। इसी तरीके से इसमें जो आपकी एनर्जी है, यानी अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वो किसी और फॉर्म में यानी किसी और एनर्जी की या ऊर्जा में रूपांतरित नहीं होती। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। बेसिकली अगर हम
इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है ये मोस्टली आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक यानी जब हम एटम्स की, क्वार्क्स की, म्यून्स की कोलिजन की बात करते हैं, इनमें जब कोलिजन की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब कोलिजन की बात करते हैं, तो उस केस में हम जो है आपका इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, या हमको जो है इलास्टिक कोलिजन की वहां से एग्जांपल दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। नेक्स्ट है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। अब अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा कोलिजन या ऐसा टक्कर होता है जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, यानी कि आपका रेखीय संवेग संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, यानी परिवर्तित हो रही होती है, रूपांतरित हो रही होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इस तरीके। अब अगर हम बात करें इनइलास्टिक कोलिजन की, इसमें जो फोर्स लगता है, इसमें जो बल लगता है, वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी इसमें जो फोर्स आपका अप्लाई होता है इनइलास्टिक कोलिजन में, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब जैसे कि हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप मिट्टी को या गीली मिट्टी को ऊपर उछाले या आप उसे दीवार पे फेंके तो वो दीवार के साथ चिपक जाती है। इसी तरीके से अगर हम एक्चुअल एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपने क्या किया है, आपने किसी एक जो आपकी जैसे कि बॉल है, ठीक है, उसे आपने क्या किया, नीचे फर्श पे आपने उसे फेंका। अब वो ऊपर उठी और ऊपर उठी, ठीक है, फिर वो नीचे गई, नीचे फिर से फर्श पर टकराई और फिर वो जिस हाइट तक पहुंची वापस, ठीक है, जितनी हाइट तक वो पहुंची वो कम थी किससे, पहली वाली हाइट। यानी क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म, यानी वो जैसे कि जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट काम कर रही है या हीट में वो कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारे दो प्रकार के जो आपके इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है। अब हम इन्हें डिटेल में समझें। कोलिजन मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स कमिंग into contact, two objects coming into contact with each other। यानी अगर हम कोलिजन की बात करें, संघट की बात करें या टक्कर की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो वस्तुएं होती हैं और ये आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में आती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत ही छोटे समय के लिए ये आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में आती है। इन अदर वर्ड्स, collision is reciprocative interaction between two masses for a very short interval wherein this momentum and energy of colliding masses changes। यानी अगर हम collision की बात करें तो collision क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में, बहुत ही कम समय के लिए, जहां पे जो मोमेंटम और एनर्जी होता है कोलाइडिंग पार्टिकल्स का वो बदलता है। While playing caroms, you might have noticed effect of strike। यानी जब आपने कैरम के साथ खेला होगा तो कई बार आपने कैरम के जो स्ट्राइकर होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है या इफेक्ट होता है उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। ऑन कॉइन्स व्हेन बोथ कोलाइड, यानी जब कॉइन्स के साथ स्ट्राइकर कोलाइड करते हैं, टक्करते हैं या टक्कर मारते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह तरीके से वो व्यवहार करते हैं। कंसीडर टू मास m1 एंड m2।
अब हमने क्या किया, दो मास ले लिए, दो ऑब्जेक्ट लिए, m1 और m2. The particle m1 is moving with speed vi1, v1i. The subscript I implies initial. अब हमने क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, दोनों का मास m1 और m2 है. अब पार्टिकल m1 जो है, ठीक है, m1 वस्तु जो है वो v1i की स्पीड से, गति से या चाल से चल रही है. We can consider m2 to be the at rest. अब हम ये मान रहे हैं कि जो m2 है वो रेस्ट है. No loss of generality is involved making such selection. In the situation, the m1 collides with the stationary mass m2. अब इस केस में क्या हुआ है, हमारा जो m1 है वो मूव कर रहा है, लेकिन m2 क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है. अब क्या हुआ, m1 जो है वो m2 के साथ कोलाइड हुआ, उससे उसने टक्कर मारी. The masses m1 and m2 fly off in different direction. अब अगर हम बात करें m1 और m2 मास की, तो ये अलग अलग दिशाओं में चले गए. We shall see that there is a relationship which connects the masses and the velocity and the angle. और हम क्या देखते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मास है, वेलोसिटी है, एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मास m1 है और मास m2 है. दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु है. अब पहला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक गति से या स्पीड से वो मूव कर रहा है. और जो m2 ऑब्जेक्ट है वो एक जगह क्या है, स्थिर है. एक जगह क्या है, वो स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशन में. अब क्या हुआ, m1 जो है वो v1i स्पीड से चला और उसने m2 पे टक्कर मार दी. किस पे टक्कर मार दी, m2 पे टक्कर मार दी. अब जब वो m2 पे टक्कर मारता है तो दोनों के दोनों बिखर जाते हैं, दोनों की पाथ बिखर जाती है. टकराने के बाद m2 गया इधर, m1 गया इधर. स्पीड क्या है इनकी, v1 और v2. तो ये जो है कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है, यानी एक आपकी बॉडी जो है रेस्ट में है, दूसरी मोशन में है, दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है. इसी तरीके से अगर हम बात करें, कॉलिजन सिर्फ इसी प्रकार से ही नहीं होता, जब आपकी दोनों की दोनों वस्तु, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑब्जेक्ट है m1 m2. पहले की स्पीड v1 या u1 हम मान लेते हैं, दूसरे की u2. अब अगर u1 की जो स्पीड है, सॉरी जो m1 की जो स्पीड है u1 अगर बड़ा है u2 से, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन, टक्कर या संघट हो सकता है. तो सिर्फ यही केस नहीं है कि जब आपका एक बॉडी स्टेशनरी है, दूसरी बॉडी मूविंग है. जब दोनों बॉडी मूविंग होती है तब भी कॉलिजन हो सकता है. पर इसमें होता क्या है, पहली बॉडी की जो स्पीड होती है, उसकी जो चाल होती है, वो ज्यादा होनी चाहिए दूसरी बॉडी के, तभी उनके बीच में टक्कर हो सकती है. मान लीजिए कि दो द्रव्यमान m1 m2 है. जिसमें कण m1 चाल असप से गतिमान है, चाल vi1 से गतिमान है. यह आएगा आपका vi1. जहां अधोलिखित I जहां अधोलिखित I आरंभिक चाल को निरूपित करता है.
दूसरा द्रव्यमान m2 स्थिर है। इस निर्देश फ्रेम का चयन करने में व्यापकता में कोई कमी नहीं आती। इस फ्रेम में द्रव्यमान m1 एक दूसरे द्रव्यमान m2 से जो विराम अवस्था में है संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात द्रव्यमान m1 व m2 विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। हम देखेंगे कि द्रव्यमान, इनके वेग और कणों के में निश्चित संबंध है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इसे हम अब डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार समझेंगे। इन ऑल कॉलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। The initial momentum of the system is equals to the final momentum of the system। यानी जब भी हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन जो है उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, यानी जो शुरुआत में मोमेंटम या संवेग है वो बराबर हो जाता है जो फाइनल पोजीशन में है। ठीक है, यानी दोनों स्थिति में जो मोमेंटम है दोनों बराबर होते हैं, तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। One argues for this as follows: when two objects collide, the mutual impulsive forces act over collision for time del t, causing change in their respective momentum। यानी जब भी कॉलिजन होता है, जब भी टक्कर लगती है, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या है डेल्टा टी के लिए, तो जो चेंज होता है मोमेंटम में वो आपका डेल p1 बराबर f1 डेल t और डेल p2 बराबर F21 डेल टी। सभी संघट्टों में निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, अर्थात निकाय का आरंभिक संवेग उसके अंतिम संवेग के बराबर होता है। इसे निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है: जब दो पिंड संघट्ट करते हैं तो संघट्ट समय डेल्टा टी में कार्यरत परस्पर आवेगी बल उनके परस्पर संवेगों में परिवर्तन लाने का कारण हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे F12 और F21 की, तो F12 जो है वो फोर्स है जो कि पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है, और जो F21 है वो फोर्स है जो कि दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल यानी पहले कण पे लगा। अब अगर हम न्यूटन का तीसरा लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, F12 जो होता है वो बराबर होता है माइनस F21 के। तो अगर हम ऐसा समझे कि आपके ये दोनों यानी F12 और F21 दोनों क्या है, बराबर है, पर नेगेटिव साइन से या न्यूटन के लॉ को देखें तो आपका डेल्टा आप जानते हैं P1 है, F12 डेल टी, डेल्टा P2 है F21 डेल। अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों क्या है, न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग F12 बराबर होता है माइनस F21 के। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें और इस वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर F12 की जगह आप माइनस F21 लिख सकते हैं प्लस F21 और ये डेल टी। तो आप ये जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 हो गया 0, यानी आपका जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया, 0 हो गया यानी कंजर्व। ऑन द अदर हैंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट नेसेसरी कंजर्व। अब जब बात कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की,
टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कुल गतिज ऊर्जा। जब वो कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कंजर्व हो। क्यों? द इम्पैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोलिजन में जनरेट हीट एंड साउंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था बॉल का। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है, क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उस समय क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होते हैं। कैसे? आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में, डिफॉर्मेशन में, मतलब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में परिवर्तित हो सकती है। तो यही कहा गया है, द इम्पैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन में जनरेट हीट एंड साउंड। Part of initial kinetic energy is transformed into other form of energy। अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का, शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट दूसरे फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, टक्कर लगती है, कन्वर्ट होता है एनर्जी का फॉर्म। तो ये यही कह रहे हैं कि क्या होता है कि कुछ पार्ट जो काइनेटिक एनर्जी का है, जो शुरुआत में गतिज ऊर्जा है, उसका कुछ भाग दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी दूसरे रूप में, दूसरे एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। A usual way to visualize the deformation during collision in terms of compressed spring। और इस डिफॉर्मेशन को हम समझ सकते हैं compressed spring के तौर पे। The spring connected to two mass regain its original shape without loss in energy, then initial kinetic energy is equals to final kinetic energy। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो ये डिफॉर्मेशन है, तो ये चेंजेस आते हैं क्योंकि टक्कर लग रही है। जैसे कि हमने अभी ये बात की थी कि अगर आप मिट्टी का गोला है, उसे अगर आप दीवार पे मारे तो क्या होगा, वो दीवार पे चिपक जाएगा, उसके शेप में डिफॉर्मेशन होगी। क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है दूसरे फॉर्म में, जिस कारण उसने उस मिट्टी के गोले को डिफॉर्म कर दिया, उसके रूप को बदल दिया। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है और स्प्रिंग में चेंजेस आ गए, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ गए हैं। अब अगर इस स्प्रिंग में जो चेंजेस है वो दोबारा से वैसे ही हो जाती है, यानी जो आपकी स्प्रिंग है जैसे वो शुरुआत में थी वैसे ही वो बाद में, ठीक है, बाद में कोलिजन के बाद हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, शुरुआत की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी। बट द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल टी इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें समय अंतराल डेल टी की, तो इस समय जो कोलिजन हो रहा है, इस समय जो टक्कर हो रही है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है, वो स्थिर नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। सच अ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कहते हैं। कैसे कोलिजन को? जिसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट या इलास्टिक कोलिजन। दूसरी ओर निकाय की कुल गतिज ऊर्जा आवश्यक रूप से संरक्षित नहीं रहती है। संघट के दौरान टक्कर और विकृति ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आरंभिक गतिज ऊर्जा का कुछ अंश ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। यदि उपरोक्त दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली स्प्रिंग बना किसी ऊर्जा क्षति के अपने मूल आकृति प्राप्त कर लेता है, जो पिंड की आरंभिक गतिज ऊर्जा उनकी अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, परंतु संघट काल डेल टी के दौरान अचर नहीं रहता है। इस प्रकार के संघट को प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अब हम बात करते हैं जब डिफॉर्मेशन, ठीक है, जो डिफॉर्मेशन है, विकृति जो है वो दूर नहीं होती। पहला केस हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि स्प्रिंग है जैसे कि ये, और वो स्प्रिंग फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में या स्थिति में आ जाता है।
अब हम बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो कोलिजन के बाद अपनी वापस स्थिति में नहीं आती, यानी डिफॉर्मेशन जो है वो दूर नहीं होती। तो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी रिलीव्ड एंड द टू बॉडीज कुड मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन वापस ठीक नहीं हुई और दोनों की दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक साथ मूव करने, यानी एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी, दोनों के बीच में टक्कर हुई, टक्कर होके दोनों आपस में चिपक गए और आगे मूव करने लगे। तो आपको ये वाला केस दिया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों बॉडी क्या हुआ, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, दोनों के बीच में टक्कर हुई, पर वो आगे मूव करने लग गया है कोलिजन के। A collision in which the two particles move together after collision is called completely inelastic। और इस प्रकार का जो कोलिजन होता है जिसमें दोनों वस्तु आपस में चिपक के आगे मूव करती है, इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम मिट्टी की गोले को दीवार पे फेंकें, ये इसका एग्जांपल है। इसी तरीके से जो आसमान से उल्कापिंड या मीटियोर्स गिरते हैं, जो आपकी धरती पर गिरते हैं, तो फिर वो धरती के अंदर दब जाते। तो ये भी आपका जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है। The intermediate case where the deformation is partly relieved and some of the initial kinetic energy is lost is more common, is appropriately called inelastic collision। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरमीडिएट केस, यानी बीच के अगर हम केस की बात करें जहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, डिफॉर्मेशन यानी फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं, जो विकृति आती है वो थोड़ा सा दिखती है और जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है यानी आरंभिक जो गतिज ऊर्जा है वो लॉस करता है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, थोड़ी सी अमाउंट की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसे वो लॉस करता है। इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। दूसरी ओर यदि विकृति दूर नहीं होती है और दोनों पिंड संघट को ये पश्चात आपस में सटे रहकर गति करते हैं, तो इस प्रकार के संघट को अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती स्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है जब विकृति आंशिक रूप से कम होती है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आंशिक रूप में क्षति हो जाती है। इसे समुचित रूप में अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने कोलिजन का कॉन्सेप्ट समझा। आई होप आपको कोलिजन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको न्यूमेरिकली जो है आपके जो ये इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।